नमस्कार दोस्तों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम अंग्रेज़ों के अधीन भारत में हुआ संवैधानिक विकास। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे आपका 1973 का है, 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट, 84 है आपका, 91 में आता है, 1813 वाला आता है, फिर उसके बाद आता 93 वाला, फिर 1813 वाला, फिर आपका 33 वाला, फिर उसके बाद 58 वाला। जितने चार्टर एक्ट आते हैं और भारत शासन अधिनियम सब देखेंगे धीरे धीरे, आराम से देखिएगा। तो हम जो अंग्रेज़ों के अधीन जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ, इसका जो संवैधानिक इतिहास है, इसको दो भागों में विभक्त करके देखेंगे। पहला भाग है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, और दूसरा आपका ब्रिटिश सरकार के मतलब शासन के अंतर्गत, मतलब कंपनी के अधीन हुआ संवैधानिक विकास और ब्रिटिश क्राउन के अधीन हुआ संवैधानिक विकास। दोनों अलग अलग भागों में देखेंगे। और जिस समय तक आपका 1858 मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा और ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर आपके विभिन्न कानून अथवा आदेश पत्र जो होते हैं, आदेश पत्र होते हैं, जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। और जब नियंत्रण रखी और उसने स्वयं भारत के शासन में, मतलब भारत के शासन को अपने हाथों में लिया। ये सारी घटनाएं हम लोग किसके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे? उन सभी मतलब आदेश पत्रों को, जो कानूनों को भारत में संवैधानिक विकास में आपके इतिहास में सम्मिलित किया गया है, उसको देखेंगे। देखिएगा पहला क्या है, यहाँ से देखिएगा। कंपनी के अधीन हुआ संवैधानिक विकास में आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, फिर 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 में आपका आता है चार्टर्स एक्ट, 1793 में आपका आता है चार्टर्ड एक्ट, और 1813 में आपका आता है चार्टर एक्ट। ठीक है, फिर आगे देखिएगा 1833 में आपका चार्टर एक्ट आता है, फिर 1853 में चार्टर एक्ट आता है। ठीक, आगे देखिएगा। ब्रिटिश क्राउन के अधीन आपका जो संवैधानिक विकास हुआ है, इसमें कौन कौन से एक्ट आते हैं? जैसे 1858 में भारत का शासन अधिनियम, फिर 61 में आपका भारत परिषद अधिनियम, 92 में भारत परिषद अधिनियम, 1909 में फिर कौन सा आता है आपका, तो मार्ले मिंटो अधिनियम, 1919 में आपका भारत सरकार अधिनियम, इसे चैम्सफोर्ड अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम आता है, 1947 का भारत का स्वतंत्रता अधिनियम आता है। और इसी को सब हम लोग विस्तार से देखेंगे और जानेंगे। देखिएगा हाँ, इसके बाद एक और चीज़ है कि जैसे इसी में हम क्या क्या देखेंगे, और जो अगस्त प्रस्ताव 1940 वाला है, अगस्त प्रस्ताव 1940 का, उसको भी देखेंगे। क्रिस्त प्रस्ताव आएगा 1942 का, वो उसको भी देखेंगे। फिर कैबिनेट मिशन आएगा 1946 में, उसको भी देखेंगे, 1946। ठीक है, माउंट बेटन योजना 1947 की आती है, उसको भी देखेंगे। ठीक, ये सारा कुछ हम देखेंगे। देखिएगा एक चीज़ और है, ये संवैधानिक विकास में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका 1773 से पहले 1600 ईस्वी में आपका राजलेख पत्र मतलब चार्टर जारी होता है, जिससे भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होगा, ये जान लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि इनका जो ये कार्य होता है, यह राजलेख के माध्यम से किया गया। और सन 1600 में, आप जानते हैं सन 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में जो ये मतलब चार्टर जारी किया गया, इसे राजलेख कहा गया। इस राजलेख के माध्यम से आपका जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना करती हैं। और इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए आपका व्यापार करने का अधिकार प्रदान करती हैं। ठीक, स्थापना के समय आपका कंपनी की कुल पूंजी जो होती है कितना होता है, याद रखिएगा, 31 पूछ सकता है, 31 सॉरी गलत लिख दिया, ये है 30 133 पाउंड उस पर चलता है ना वहाँ पे ब्रिटेन में, पाउंड थी। और इसमें टोटल भागीदार पूछेगा कितने हैं, टोटल भागीदार इसके 217 हैं। ठीक, कितने हैं? 217 भागीदार थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। इस कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया था, और इस परिषद के शिखर पर गवर्नर होता था, सबसे उच्च पे गवर्नर होता था यहाँ पे। इसके बाद एक उप गवर्नर होता था इन्हीं सदस्यों में से। ठीक, और 24 अन्य सदस्य होते थे, 24 अन्य सदस्य होते थे इनके नीचे। ठीक,
और इसे गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। ठीक, बाद में एक और चीज़ देखिएगा, बाद में परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व निदेशक मंडल के नाम से आपका जाना गया, अभिहित किया गया। और एक और आपका इसी के परिप्रेक्ष्य में 1773 से पहले एक 1726 में राजलेख आता है। कब आता है, लिख देते हैं 1726 में। इसमें क्या किया गया, ये आपका इस राजलेख के द्वारा कोलकाता, जैसे कि 1726 इसमें कि कोलकाता और आपका मुंबई एम और मद्रास एम की जो प्रेसिडेंसियाँ थी के राज्यपालों तथा उनकी परिषदों, जैसे जो कोलकाता मुंबई मद्रास की प्रेसिडेंसिया के राज्यपाल हैं और इनकी परिषदों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है। और जो ये विधि थी, इसके पहले जो इंग्लैंड में निदेशक मंडल का मतलब रहता था, उसको अधिकार था। 1726 में अधिकार गवर्नरों को दे दिया। ये 3 जगह के गवर्नर थे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। रेगुलेटिंग एक्ट अब 1773 देखेंगे, देखिएगा। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन रहता है, तो लॉर्ड नॉर्थ रहता है। नॉर्थ, लॉर्ड क्यों कहें उसको, नॉर्थ था। और इसी के गुप्त समिति, सेक्रेट कमेटी की सिफारिश पर यह पारित एक्ट हुआ था 1773 वाला। देखिएगा 1773 एक्ट के निर्माण की पृष्ठभूमि सामान्य परिचय देखेंगे। 1773 के एक्ट के प्रमुख प्रावधान एवं विशेषताएं या मुख्य तत्व देखेंगे। 1773 के एक्ट की समीक्षा करेंगे। 1773 एक्ट का आपका महत्व और उपयोगिता जानेंगे। ठीक है, 1773 का जो एक्ट है, इसकी पृष्ठभूमि देखिएगा। प्लासी और बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद बंगाल में अंग्रेजों ने द्वैध शासन को लागू करके भारत में लूटपाट के युग की शुरुआत की और इसके द्वारा बड़े पैमाने पर भारत में स्थित गंगा नदी के किनारे धन इंग्लैंड में स्थित टेम्स नदी के किनारे आपका की तरफ गया। ठीक है, जितना धन हमारा गंगा माता के मतलब दोआब का धन उनके टेम्स नदी है। एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, देखिए मेंस के एनसीईआरटी में इसको लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा कि गंगा से जो धन उठा वो टेम्स नदी के किनारे चला गया। ठीक है, दूसरी तरफ जो EIC मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी आपका भारत में अपने साम्राज्यवादी अभियानों में लगी रही और अपने कर्मचारियों को वेतन व भत्ता भी प्रदान करती रही। लेकिन इन्हीं कारणों से कंपनी को बड़े पैमाने पर व्यापारिक घाटा हुआ। ठीक है, और क्या हुआ, इसका मतलब अर्थात कंपनी को आय के मुकाबले व्यय ज़्यादा करना पड़ा। इससे कंपनी 1772 की पूर्व दिवालिया होने के कगार पर आ गई। फलतः कंपनी ने ब्रिटिश सरकार के सामने ऋण का प्रस्ताव आपका अप्लाई किया। ठीक है, जिस वजह से ब्रिटिश संसद में लॉर्ड नॉर्थ, ये जो प्रधानमंत्री था, इसके अधीन एक गुप्त समिति, जो बोले हैं गुप्त समिति व प्रवर समिति का गठन किया गया। ठीक, और इस जब समिति का गठन हुआ तो इसी समिति ने 1772 ईस्वी में इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर, जो इसी समिति का रिपोर्ट का आधार बनाकर आपका एक विधेयक ब्रिटिश संसद में लाया गया। जब यह विधेयक पारित हो गया तभी से आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। ठीक, क्या कहना चाहा है कि आपका जैसे तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो नॉर्थ था, उसने गुप्त समिति जो गठित की, उसके सिफारिश पर ये एक्ट जो पारित किया उसका नाम क्या दिया गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई। और इसका उद्देश्य क्या था कि कंपनी के कार्यों, कंपनी के जो कार्य हैं उनको भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्तर पर नियंत्रित करना और कंपनी में व्याप्त जो दोष हैं उसको समाप्त करना। कंपनी की जो गतिविधियां हैं वो उसके 2 मुख्य केंद्र थे, कौन कौन था, एक इंग्लैंड था, एक भारत था। तो कंपनी के संपूर्ण प्रशासन का सुपरविजन के लिए इंग्लैंड में 2 संस्थाएं थी। एक निदेशक मंडल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, एक आपका स्वतंत्रधारी मंडल था, जिसे कोर्ट ऑफ प्रॉस्पिटर्स कहते हैं। ठीक, प्रॉस्पिटर्स कहते हैं। तो ये दोनों संस्थाएं जो गृह सरकार के मतलब उसके अंग थी वहाँ के। ठीक है, यहाँ देखिएगा, इसे रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई आपका, क्योंकि ब्रिटिश संसद ने पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्रवाइयों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग करने का कार्य किया।
प्रावधान देखिएगा क्या क्या है। इस एक्ट में हमें निम्नलिखित प्रावधान देखने को मिलते हैं। क्या क्या? कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय इम्पोर्टेंट है। तो वर्ष 1773 में, वर्ष आपका 1773 में के एक्ट के अधीन आपका 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सुप्रीम कोर्ट का जो मुखिया मतलब मुख्य न्यायाधीश थे, एलिजा एम्पे को बनाया गया, एलिजा एम्पे को। और इसकी सहायक 3 न्यायाधीश बनाए गए जिन्हें हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स थे। कौन कौन था? हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, गवर्नर जनरल की परिषद 1773 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब आपका बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस पद पर सर्वप्रथम आपका अंतिम गवर्नर जो है, बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग नियुक्त किया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए मतलब आपका जीजीसी का निर्माण किया गया। इसमें कुल 4 सदस्य। जीजीसी मतलब क्या लिखा है? गवर्नर जनरल की परिषद। एक फ्रांसीसी विरोधी मानसन आपका, और ये जो फ्रांसिस था वो विरोधी था पूरा, मानसन था, क्लेवरी था आपका, क्लेवरिंग कहते हैं इसे, क्लेवरिंग इनका नाम है, क्लेवरिंग जिसे इसका नाम है फिलिप फ्रांसिस, इसको काट देते हैं। ये फिलिप फ्रांसिस है, ये आपका मानसन है, और ये आपका क्लेवरिंग है, और आपका ये जो बरबैल है इसे बारबेल या बरबेल कहते थे। ठीक, ये आपका जो फ्रांसिस था, फिलिप फ्रांसिस, ये वारेन हेस्टिंग का विरोधी था, बारबेल सहयोगी था। गवर्नर जनरल की इस परिषद को बहुमत का आधार पर निर्णय लेना होता था। देखिए, इस कहानी को पूरा समझते हैं, इसको पूरा समझते हैं। क्या कहता है ये कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में कंपनी के प्रशासन के लिए जो बंगाल का फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम, बंगाल में आपका फोर्ट विलियम, ये याद रखिएगा, पूछ देता है कि कौन सी कोठी कहाँ थी, तो जो फोर्ट विलियम थी ये बंगाल में थी। फोर्ट विलियम प्रेसिडेंट के जो प्रशासक को इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अंग्रेजी क्षेत्रों का, जितने अंग्रेजी क्षेत्र थे उनका गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ये पूछता है किस एक्ट से बंगाल के गवर्नर को मतलब कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो फिर क्या हुआ कि बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों जो एक दूसरे से स्वतंत्र थी, इस अधिनियम से मतलब 1773 के अधिनियम से, आपका 1773 के अधिनियम से ये जो तीनों स्वतंत्र काम करती थी, तीनों आपका क्या होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र थी। लेकिन इसी अधिनियम से आपका ये तीनों बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आपका करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शासन की जो शासन की जो जब इनके शासन की समस्त जो शक्तियाँ थी, सैनिक शक्ति जैसे सैनिक होते थे, और सिविल शक्तियाँ, ये शक्तियों को गवर्नर जनरल तथा उसके जो 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया। और इसमें क्या था कि जो निर्णय था वो बहुमत हेतु गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार भी प्रदान किया गया, लेकिन बहुमत पर निर्णय देगा ये इसमें आपका निर्धारित किया गया था। और वारेन हेस्टिंग प्रथम आपका गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ, पीछे बात कर चुके हैं। और इसमें आपके 4 सदस्य थे, यही थी कहानी। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्त। देखिए, अन्य प्रावधान क्या थे कि इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी को मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी को मतलब वरीयता दी गई। मतलब क्या कहना चाहता है कि जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियाँ थी वो बंगाल मतलब कलकत्ता प्रेसिडेंसी इसके अधीन ला दी गई। पहले इसके स्वतंत्र थी सभी। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल के 4 सदस्य का जो कार्यकाल था 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। और अब प्रतिवर्ष जो 1/4 को पदच्युत मतलब कि पदमुक्त किया जाएगा, और इतने ही सदस्यों को प्रतिवर्ष आपका पदमुक्त किया जाएगा। 1/4 को आपको पदयुक्त किया जाएगा और 1/4 को ही पदमुक्त किया जाएगा।
ये था। ठीक है, प्रावधान। आगे देखिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो समीक्षा और कमियां देखिएगा, कमियां और समीक्षा हैं जो, इसको देखिएगा। देखिए, इस अधिनियम में व्याप्त दोषों के आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है। क्या क्या है देखिएगा। ऐसा माना जाता है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद एवं कलकत्ता के जो सुप्रीम कोर्ट एवं गवर्नर जनरल के बीच आपका गतिरोध बढ़ गया था, और इसी प्रकार गतिरोध बम्बई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में देखने को मिला, क्योंकि इन प्रेसिडेंसियों के अधिकारों व शक्तियों की परिभाषित नहीं किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, महत्व देखिएगा। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने पहली बार कंपनी के कार्यवाही के ऊपर नियंत्रण स्थापित आपका करने का प्रयास किया। इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और स्वेच्छा जो पर अंकुश लगाया गया। ठीक है, स्वेच्छाचारिता। फिर देखिएगा, अर्थात कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में विधि के विकास का दरवाज़ा खुला और यह निरंतर 1947 तक अंग्रेज़ों के अधीन गतिशील रहा था। ठीक है, आगे का प्रश्न है, ये दो प्रश्न थे। अब 1781 का जो आपका चार्टर एक्ट देखेंगे हम लोग। इसे कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अन्य नाम इसका एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, और बंगाल का विधिक अधिनियम भी कहते हैं। इसके एक नाम और है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और लाइन पे चलते हैं अगली। देखिए, इस चार्टर के द्वारा यहाँ लिखा है, इस चार्टर एक्ट के द्वारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त गंभीर दोषों को समाप्त करने का कार्य किया गया था, और इसके दोषों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संसद एडमंड वर्क के अधीन आपका प्रवर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इसी प्रवर समिति के रिपोर्ट पर जब ब्रिटिश संसद ने एक विधेयक आपका बनाकर पारित किया था, यहाँ लिखा है, तब इसी को 1781 का चार्टर एक्ट कहा गया था। आगे लिखता है, इसमें वर्णित प्रावधान मुख्यतः बंगाल से संबंधित, ये इसीलिए इसे बंगाल का कानूनी अधिनियम कहते हैं। जो इसमें अधिनियम थे और इसमें प्रावधान थे वो बंगाल से संबंधित थे, इसीलिए इसे बंगाल का कानूनी अधिनियम कहते हैं। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई विधि अब कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के शासकीय कार्यों पर लागू नहीं होगी, अर्थात कंपनी के कर्मचारी अब सर्वोच्च न्यायालय की विधि से मुक्त आपके हो गए थे। 1784 का आपका पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे। इस एक्ट के पूर्व इंग्लैंड की जो लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फॉक्स की सरकार ने भारतीय मामलों से संबंधित एक विधेयक ब्रिटिश संसद में आपका लाया था, लेकिन यह विधेयक पारित नहीं हो पाया। इससे ब्रिटेन की यह मिली जुली सरकार की पहली भारतीय मामलों पर गिर गई थी। क्या हुआ था देखिएगा, जो लिखा है कि इस एक्ट से पूर्व, जैसे 1784 एक्ट से पूर्व आपका इंग्लैंड में लॉर्ड जो नॉर्थब्रुक और आपका फॉक्स की सरकार ने भारतीय मामलों से संबंधित एक विधेयक जो आपका ब्रिटिश संसद में लाया था, लेकिन क्या होता है कि यह विधेयक पारित नहीं हो पाता है, और पारित न होने के कारण ब्रिटेन में यह जब कोई विधेयक नहीं पारित होगा मतलब सरकार कमज़ोर है, विपक्ष मतलब कि पक्ष जो है, तो सरकार गिर गई, इनकी सरकार गिर गई। तो अब यह ब्रिटेन का यह पहली बार ऐसा हुआ कि इनकी जो मिलीजुली सरकार थी आपका भारतीय मामलों के कारण गिर गई थी। ठीक है, सत्ता उनकी हट गई थी। इसके बाद ब्रिटिश संसद में लॉर्ड जो पिट्स ने ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया, इसी को हम कालांतर में पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1784 के एक्ट के द्वारा 4 से 3 कर दी गई थी। इसके द्वारा नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक नवीन संस्था की स्थापना की गई थी। इसमें कुल 6 सदस्य थे, और आपका इसका मुखिया ब्रिटिश संसद सरकार से संबंधित होता था।
इस प्रकार 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का जो कार्य ब्रिटिश संसद ने प्रारंभ किया था वह अब बड़े पैमाने पर दिखाई देने लगा। आगे कहते हैं कि इसी अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल नामक दोनों संस्थाओं से भारत में द्वैध शासन की प्रक्रिया को भी शुरू किया गया था। अगला आता है 1786 और 1793 का एक्ट है। 1786 को चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को आपका भारत में सेनापति का पद आपका दे दिया गया था। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को आपका भारत में सेनापति का पद दे दिया गया था। और देखिएगा इसके बाद आपका 1773 के 93 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में आने वाले सभी गवर्नर जनरलों को यह पद दिया गया था। 1793 से जो यह चार्टर एक्ट के द्वारा क्या होता है कि भारत में जितने भी गवर्नर जनरल आए उन सभी को जो सेनापति का पद मिला शुरू हो गया। 1793 एक्ट द्वारा ही निदेशक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देना आपका प्रारंभ किया गया। बाद में आता है आपका 1813 का आपका चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा आपका क्या होता है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों के जो 20 वर्ष के लिए भारत में और बढ़ा दिया गया था। ठीक है, और जबकि कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसको अपवाद क्या रखा गया था, जबकि चाय और चीन के साथ जो व्यापार थे उन व्यापारिक एकाधिकार को कंपनी के पास बनाया रखा था। ठीक है, इसके द्वारा सर्वप्रथम आपका 1 लाख रुपए का बजट अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया और यह बजट शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए आपका किया गया था। प्रथम बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए और 1813 के अधिनियम के द्वारा लाया गया था। इसी के द्वारा विदेशी नागरिकों को भारत में आपका बसने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था। 1833 का अधिनियम आता है। गवर्नर जनरल का जो चौथा सदस्य होता था वो विधि का जानकार। इस चार्टर एक्ट के ऊपर आपका बेंथमवादी का या उपयोगितावादी दार्शनिक J.S. मिल और जेम्स मिल एवं आपका जर्मनी के महान विचारक कार्ल मार्क्स का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, भारत में बढ़ा दिया गया। और क्या होता है, लेकिन कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। इसमें चीन और चाय दोनों शामिल हैं, सबको समाप्त कर दिया गया था। अब चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और इस पद पर सर्वप्रथम विलियम बेंटिक नियुक्त किया गया। विलियम बेंटिक। इसी के द्वारा आपका भारत में सर्वप्रथम एक विधि आयोग का गठन किया गया और इसका मुखिया मैकाले को बनाया गया। इसी अधिनियम के द्वारा धारा 17 सती प्रथा द्वारा धारा 17 द्वारा सती प्रथा को भारत में समाप्त कर दिया गया था कानूनी रूप से। इसी के द्वारा सरकारी सेवा में जाति, संप्रदाय व लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। आगे लिखता है, इसी अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को भी समाप्त करने की बात की गई, लेकिन वर्ष 1843 में नियम 5 के द्वारा आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था 1843 में। ठीक है, आगे है, इसी के द्वारा गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में एक चौथा सदस्य जोड़ा गया, लेकिन यह पूर्ण सदस्य नहीं था, इसे मत देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, आप देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। पहले 4 होते हैं 1773 में, 1784 में 3 होते हैं और फिर 1833 में 4 हो जाते हैं। ठीक, देखिए आगे लिखा है 1853 का चार्टर एक्ट क्या लिखा है। ठीक है, इस संवैधानिक विकास में 1858 नहीं 1853 वाला देखेंगे। 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ना है।
देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।